कुछ सफर रास्ते बताते हैं और कुछ सफर इंसान। मैं जिस पंचायत में पहुंचने वाला था वहां ना मेरे कुछ रहने का ठिकाना था, ना ही अपने कॉन्फिडेंस का। सब कुछ एक अलग ही रिदम में चल रहा था। फिर भी लगता था गांव अपनी कहानी खुद कहना चाह रहा है, और मैं उस कहानी का बस एक मुसाफिर बनना चाहता था, जिसे कुछ देखना था, कुछ समझना था, और शायद कुछ बदलना भी था। बसंता जहानाबाद पंचायत नदी के किनारे बसा एक छोटा सा पैराडाइस है, जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट के लालगंज ब्लॉक में स्थित है, जहां हर चीज अपनी रिदम में चलती है। ये पंचायत 7 गांव का मेल है, जहां 14 वार्ड्स और 15,000 लोग, जिसमें SC ST हिंदू मुस्लिम सब अपनी अलग जिंदगी के साथ खुश रहते हैं। यहाँ के लोग फार्मिंग और लेबर वर्क से दिन गुजारते हैं, और हर कल्चर अपना स्पेशल वाइब्स है। रिचुअल्स, फेस्टिवल्स और नेचर से जुड़ा एक डीप रिस्पेक्ट दिखाई दी पड़ता है। पंचायत में टोटल 6 प्राइमरी स्कूल्स, 4 मिडिल एंड हाई स्कूल्स और 1 सेकेंडरी हाई स्कूल्स है। लिटरेसी रेट अराउंड 69.3, और इंटरेस्टिंगली फीमेल्स थोड़ी ज्यादा एजुकेटेड है देन मेल्स। हेल्थ सब सेंटर भी है, जो एक लिमिटेड बट इम्पोर्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्कूल्स की विजिट पे सबसे पहले जो फील हुआ वो क्लासरूम्स का वाइब्स, टीचर का अप्रोच और स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी। ये क्लासरूम सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि एक इकोसिस्टम का पार्ट है, जहाँ स्टूडेंट की कॉन्फिडेंस और एस्पिरेशन स्लोली बूम हो रहा है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी क्लियरली विजिबल थे। इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सैनिटेशन इशू और लर्निंग रिसोर्सेज ओल्ड एंड डस्टी। ये वो इन्वायरमेंट था जहां मैं अपनी CI जर्नी स्टार्ट करने वाला था। एक जगह जहां से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, ट्रस्ट बिल्ड करना और सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना शुरू होता है। तो भैया जी, इस बार थोड़ा मुश्किल ही था सिया हाउस ढूंढना। काफी ट्राई करने के बाद जब मैं मुखिया जी से बात की, उन्होंने एक मुस्कान के साथ कहा, रोशन तुम कभी भी आ सकते हो, पंचायत भवन ही तुम्हारा घर है। उस मोमेंट एक अजीब सी हेजिटेशन थी, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। पर फिर सोचा, अगर इस बार मुझे सिया हाउस नहीं मिला तो क्यों ना पूरे पंचायत भवन को ही अपना सिया हाउस बना लूं। मुझे अंदर से आवाज आई, लेट्स ट्राई रोशन। और फिर मैंने अपना नया चैप्टर शुरू किया। पंचायत भवन ऑफ बसंता जहानाबाद मेरा घर बन गया। एक छोटी सी रूम को सेट किया, अपना कॉर्नर रेडी किया, और यही से मेरी कहानी शुरू हुई। रोज सुबह जब मैं पंचायत के आसपास गांव को लोगों को देखता रहता था, तो ऐसा फील होता था जैसे मैं किसी पंचायत वेब सीरीज का एपिसोड में जी रहा हूँ। मुखिया जी मेरे लिए सिर्फ लीडर नहीं थे, बड़े भैया जैसे गाइड बन गए थे। हर प्रॉब्लम में उनका एक सिंपल सॉल्यूशन था, और प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड होता था। फिर मेरे लाइफ में आए विजेंदर भैया, जिनके घर में रोज खाना खाता था। लंच हो या डिनर, उनका एक ही डायलॉग होता था, रोशन आ जाओ, खाना रेडी है। कभी भी उनके घर खाना खाने जाओ, लगता ही नहीं था कि किसी और के घर खाना खा रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे मानो अपना ही घर हो। वो केयर, वो वार्म, जैसे अपने घर का हिस्सा होने लगता है ना, वैसे ही। किसी दिन अगर कोई दिक्कत होती तो भैया खुद आकर बोलते, टेंशन मत लो, हम देख लेंगे। और उनके ये वर्ड्स मेरे लिए मोटिवेशन बन गए। और फिर आए दीपक भैया। पहले ज्यादा बात नहीं होती थी, पर धीरे धीरे कनेक्शन बन गया। वो हर मुश्किल वक्त पे एक ही लाइन बोलते थे, वेट करो, मैं कुछ करता हूँ। और सच में करते भी थे। जब कभी अकेला फील करता था तो सिर्फ एक कॉल कर देता था उनको, और जवाब मिलता था, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। उसके बाद लगता था, हाँ, अब मैं अकेला नहीं हूँ। गांव के लोग, उनका अफेक्शन, उनका सपोर्ट, सब मिलकर इस पंचायत भवन को घर बना दिया। हर सुबह लगभग 5 या 6 बजे उठना, चेहरा धो लेना, या कभी कभी बिना ब्रश किए ही जूते पहनकर निकल जाना। गांव की शांत गलियों में अकेले टहलना, जहाँ हर मोड़, हर रास्ता जैसे कोई अनकही बात कहना चाहता हो। वो रास्ते जो गांव की सीमा तक जाते थे, उनकी खामोशी में भी एक गहरी बातचीत थी, जैसे हवा भी कुछ कह रही हो। उस सन्नाटे में न डर था, न बेचैनी, बस एक अजीब सा सुकून था खुद के साथ होने का। रास्ते में मिलते कुछ लोग, स्कूल जाते बच्चे, खेतों की ओर बढ़ते किसान, या चौपाल की ओर जाते बुजुर्ग, बस हल्की सी मुस्कान, एक सिर हिलाना, और फिर आगे बढ़ जाना। लेकिन इन्हीं रास्तों पर एक दोस्त भी मिला, रोशन, जो अपनी अधूरी जानकारी के बावजूद खुलकर बातें करता था। नदी के इस पार है वैशाली है, और इस पार छपरा है। अभी हम वैशाली में बैठे हुए हैं। छपरा पूरा है, बाढ़ में ग्रस्त है, पूरा दहा हुआ है। वैशाली अभी बांध टूटने वाला है, पूरा बांध टूटे टूटे हुआ है। सरकार कुछ नहीं कर रहा है। वो बातें जो शायद उसने किसी और से नहीं कही ही थी, मुझसे साझा करता था। हमारी बातचीत धीरे धीरे उन गलियों से लेकर जीवन के नए अनुभव की ओर मुड़ जाती थी। कभी नदी के किनारे जाकर शांत बैठकर लोगों को देखना, उनकी दिनचर्या को समझना, कोई पूजा में लीन, कोई अपनी गायों को ले जाता हुआ, और कोई बस दूर तक देखता हुआ। ये सब दृश्य जैसे मेरी कहानी के हिस्से बनते गए।
एक सुबह जब मैं पंचायत भवन के बरामदे में अपनी डायरी लिख रहा था, तभी मुखिया जी आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, रोशन आज का प्लान क्या है? मैंने कहा, आज मैं बल्हा समाज की तरफ जा रहा हूँ मुखिया जी। कुछ बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं, उन्हें ढूंढने का प्लान है। मेरा इतना कहते ही मुखिया जी ने बिना सोचे कहा, चलिए हम भी चलते हैं। और हम दोनों चल पड़े उस बल्हा समाज की ओर, जिसे लोग यहाँ पंचायत का सबसे बिछड़ा हिस्सा कहते हैं। कुछ लोग तो यह कहते हैं भगवान को सुधारा जा सकता है, पर बल्हा को सोच पाना भी मुश्किल है। जब मैं वहां पहुंचा तो लगा जैसे जिंदगी थम सी गई हो। घर मिट्टी के बने थे, बच्चे गलियों में खेल रहे थे और स्कूल का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर अजनबी सी बेपरवाही झलक रही थी। उनके लिए पढ़ाई कोई जरूरत नहीं थी, जैसे रोजमर्रा का संघर्ष ही उनकी तकदीर बन चुका हो। मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ गरीबी नहीं है, ये एक विकृत चक्र है जहाँ लोग समझते ही नहीं कि शिक्षा क्या बदल सकती है। और जब तक कोई बाहरी व्यक्ति उनके बीच जाकर उनका हाथ नहीं थामेगा, ये चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। मुखिया जी मेरे साथ हर घर जा रहे थे, बच्चों के माता पिता से बात कर रहे थे और मैं उन्हें सरल भाषा में समझा रहा था। पढ़ाई से सिर्फ किताबें नहीं मिलती, जिंदगी बदल जाती है। धीरे धीरे लोग सुन रहे थे और कुछ माताओं ने कहा, हम भेजेंगे अपनी बेटी को स्कूल। उनकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद चमकी, शायद वहीं से बदलाव की चिंगारी जल उठी थी। उसके दिन बाद ही मैंने तय किया कि बल्हा समाज के अंदर एक नेटवर्क बनाना होगा। आंगनवाड़ी से लेकर आशा दीदी तक सबको एक श्रृंखला में जोड़ना होगा। दिन भर गांव में घूमने के बाद जब स्कूल की ओर लौट रहा था तो ढलती धूप के बीच मेरे मन में एक अजीब सा सुकून था। लग रहा था कुछ तो बदला है, शायद छोटी सी शुरुआत ही सही, पर यह बदलाव अब जमीन पकड़ रहा है। गांव के बच्चे और उनके परिवारों से जुड़ना अपने आप में ही एक चुनौती थी। मुझे लगा अगर मैं सिर्फ बच्चों से जुड़ता हूँ और माता पिता को शामिल न करूँ तो असर अधूरा रहेगा। इसलिए मैंने फैसला किया, एक पेरेंट्स मीटिंग जरूरी है। सुबह 11 बजे मीटिंग रखी गई। धीरे धीरे लगभग 18 से 19 लोग इकट्ठे हुए, माता पिता और कुछ दादा दादी भी। शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, पर जैसे जैसे बातचीत हुई चेहरे खुलने लगे। मैं उन्हें समझा रहा था कि रोज सिर्फ 5-10 मिनट बच्चों के साथ बात करने से उनके आत्मविश्वास और सीखने की क्षमता पर कितना गहरा असर पड़ता है। प्रतिक्रिया मिलती जुलती थी, पर ज्यादातर लोग सकारात्मक और उत्साहित थे। कई माता पिता ने वादा किया कि वे रोज थोड़ा समय निकालकर बच्चों के साथ बात करेंगे। यह छोटी सी बातें धीरे धीरे विश्वास और समझ का पुल बना रही थी। पेरेंट्स मीटिंग के बाद मेरा ध्यान बच्चों की ओर गया। बाल सभा और बाल संवाद के जरिए बच्चों को अपनी बात रखने का मौका मिला। हम लोग के विद्यालय में कंप्यूटर का बुक आ चुका है, लेकिन कंप्यूटर टीचर और कंप्यूटर कब आएगा? 2 साल पहले बाल दिवस पे कहा था कि आप भवन निर्माण करवाएंगे, वो आधा ही रह के रुक क्यों गए? बच्चे समझदार थे, पर आत्मविश्वास की कमी थी। कुछ शर्मीले, कुछ जिज्ञासु और कुछ भले खुले विचारों वाले थे। मैंने खेल और इंटरव्यू के सत्रों का उपयोग किया ताकि बच्चे सहज महसूस करें। धीरे धीरे उनके चेहरे खुलने लगे और बातचीत गहरी होती गई। इस प्रक्रिया में मुखिया जी का सहयोग बहुत ही अहम था। उनकी मौजूदगी से भरोसा आया और वे खुलकर भाग लेने लगे। एक दिन जब मैं स्कूल के बच्चों के साथ क्लासेस और अलग अलग सत्र लेकर वापस पंचायत भवन लौट रहा था, तब तक तेजी से गर्मी थी, पर जैसे ही मैं पंचायत भवन पहुंचा, अचानक मौसम का रुख बदल गया। आसमान में बादल घिर आए, ठंडी हवाएं चलने लगी और हल्की हल्की रिमझिम बारिश शुरू हो गई। वो बदलाव इतना मनमोहक था कि मैंने तुरंत पंचायत भवन को लॉक किया, चाबी रखी और अकेले ही गाँव की गलियों में निकल पड़ा। उस पल को खुलकर जीने के लिए बारिश की उन बूंदों में भीगते हुए गांव की सड़कें से गुजर रहा था। तभी दिखे कुछ बच्चे जो वही बारिश में मस्ती कर रहे थे। मैंने धीरे धीरे उनके पास गया। शुरू में वो मुझे नया मान रहे थे, लेकिन जब मैंने उनके साथ जुड़ने की कोशिश की, उनके छोटे छोटे खेलों में शामिल हुआ, तो सब कुछ बदलने लगा। मैंने कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश की और कब हम सब एक फ्रेम का हिस्सा बन गए पता ही नहीं चला। धीरे धीरे मुझे बच्चे अपने घरों तक लेके चले गए, उनके पेरेंट्स से मिलाए, बातचीत हुई और उन बच्चों के भविष्य के बारे में एक अपनापन सा जुड़ाव बनने लगा। वो बच्चे जो कुछ देर पहले तक मुझे जानते भी नहीं थे, अब वो मुझे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे थे। और वो बारिश, वो सिर्फ पानी की बूंदें नहीं थी, वो मेरे लिए एक खिड़की थी जिससे मैंने गांव की खूबसूरती, उनका सरलता और उनका निस्वार्थ आनंद देखा। ऐसे लग रहा था जैसे मैं खुद अपने बचपन में लौट गया हूँ, जहाँ न कोई चिंता थी न तनाव। वो पल मेरे दिल में ऐसे बस गए जैसे कोई मजबूत पेड़ जमीन में अपनी जड़ें जमा लेता हो। और वो दिन, वो बारिश, वो हंसी, ये सब मेरे सियाई के अनुभव का एक ऐसा हिस्सा बन गया जिसे मैं शब्दों में पूरी तरीके से बयां नहीं कर सकता।
उस सुबह जैसे ही आंख खुली दरवाजे पर दस्तक हुई। कुछ दोस्त खास तौर पर मुझे उठाने आए थे। चेहरे पर उत्साह, आवाज में चमक। आज पूरे गांव में पूजा का महोत्सव है, उन्होंने कहा, जैसे ही कोई बड़ा त्योहार आने वाला हो। पूरे गांव में हलचल थी। कोई फूल बटोर रहा था, कोई पत्तों की थाली बना रहा था, कोई मंदिर की सफाई में लगा था। हर कोई भक्ति और उल्लास का संगम था। गांव के हर धार्मिक स्थल, कोई पुराना पीपल का पेड़, कोई देही बाबा का स्थान या फिर गांव का मुख्य मंदिर, सब जगह पूजा की तैयारी चल रही थी। हर उम्र का इंसान, बच्चा, जवान, बुजुर्ग अपने अपने तरीके से इस आयोजन में जुड़ा हुआ था। उस सुबह गांव किसी बड़े परिवार की तरह लग रहा था, जो एक साथ कुछ मनाने वाला हो। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, पूरा गांव पूजा के रंगों में रंगता गया। दोपहर तक माहौल और पवित्र हो गया और असली पूजा का आरंभ शाम लगभग 3 बजे से हुआ। नदी किनारे का दृश्य किसी चित्र जैसा सुंदर था। गंगा के जल में सूरज की परछाई झिलमिला रही थी। चारों ओर धूप बत्ती की महक, भजन की, लोकगीतों की गूंज और लोगों की आंखों में भक्ति का उजाला। हर चेहरे पर चमक थी, हर दिल में शांति। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे वर्ष का सुख दुख इस वर्ष के दिन के लिए ही भक्ति में घुल गया। उसी दौरान मेरे दोस्तों ने हंसते हुए कहा, अब तो देखना अलग अलग घरों से खाने के बुलावे आने लगेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे ऐसा थोड़ी ही होता है। पर शाम होते होते सचमुच 5 घरों से मुझे बुलावा आ गया। किसी ने कहा, भैया हमारे घर आइए, प्रसाद लीजिए। तो किसी ने आग्रह किया, थोड़ा सा चख लीजिए, मना मत कीजिए। मैं उलझन में था, किसका निमंत्रण स्वीकार करूं, किसे मना करूं। फिर सोचा, हर घर का प्रेम अलग है और सबका मान रखना ही सही होगा। इसलिए मैंने हर घर में थोड़ा थोड़ा समय बिताया। कहीं प्रसाद लिया, कहीं खिचड़ी का स्वाद चखा, कहीं बस मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। हर थाली में जो स्वाद था वह सिर्फ भोजन का नहीं था, बल्कि अपनापन और प्रेम का स्वाद था। रात गहराती गई, लोकगीतों की धुन हवा में घुलती रही। लोगों की भाषा शायद मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, पर उनकी भावनाएं, उनकी नीयत, उनकी ऊर्जा सीधे दिल तक पहुंच रही थी। वो रात मेरे लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं थी, वो एक अनुभव था जिसने मुझे सिखाया कि किसी समुदाय की असली ताकत उसकी एकता और उसके प्रेम में होती है। और जब मैंने आखिरी घर से विदा लिया तो लगा, यह गांव अब मेरे लिए सिर्फ एक कार्यस्थल नहीं रहा, बल्कि एक परिवार बन गया है। एक दिन मैं बसंता जहानाबाद हाई स्कूल गया था। लगभग मुझे स्कूल में 10 दिन से ज्यादा समय हो गया था। कक्षा में जैसे ही कदम रखा, माहौल कुछ अजीब सा लगा। कुछ बेंच से खाली थी, खास करके लड़कियों की। पहले तो मैंने सोचा शायद आज छुट्टी ली होगी या घर में कुछ काम व्यस्त होगी। लेकिन जब मैंने शिक्षक से पूछा, उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सर ये लड़कियां रोज नहीं आती, कुछ दिन के लिए गायब हो जाती हैं। ये बात मुझे भीतर से खटक गई थी, क्योंकि सवाल अब यह था, क्यों एक लड़की जो पढ़ना चाहती है, जो रोज अपनी कॉपी में सपने लिखती है, वो अचानक कुछ दिनों तक स्कूल क्यों नहीं आती। मैंने कुछ लड़कियों से बात की। धीरे धीरे उन्होंने झिझकते हुए बताया, सर वो दिन मतलब पीरियड्स वाले दिन। और यही से सच्चाई खुलने लगी। ये कोई बीमारी नहीं थी, कोई घर का जोर जबरदस्ती नहीं था, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके चारों ओर समाज ने शर्म और चुप्पी की दीवार खड़ी कर दी थी। बात करते करते जो तस्वीर सामने आई वो किसी रिपोर्ट या आंकड़े से कई ज्यादा सच्ची थी। स्कूल में सैनिटरी पैड्स की सुविधा नहीं थी, सुरक्षित और साफ टॉयलेट का नामो निशान नहीं था, इस्तेमाल किए गए पैड्स के डिस्पोजल का कोई सिस्टम नहीं था, और सबसे बड़ी बात, घर में माँ बेटी तक इस विषय पर खुलकर बात नहीं करती थी, क्योंकि इसका असर सिर्फ हाइजीन तक सीमित नहीं था। इसका सीधा असर लड़कियों की शिक्षा और आत्मविश्वास पर था। हर महीने 3 से 5 दिन तक स्कूल मिस करने से उनकी पढ़ाई टूटती थी, पाठ्यक्रम से वे पीछे रह जाती और धीरे धीरे कई लड़कियां ड्रॉप आउट की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ लड़के अनजान थे, वे समझ के अभाव में मजाक उड़ाते, चिढ़ाते, जिससे शर्म और झिझक और गहरी होती गई। यह सिर्फ जैविक नहीं, असामाजिक समानता का मुद्दा बन गया था। मुझे याद है, एक लड़की ने धीरे से कहा, सर हम स्कूल तो आना चाहते हैं, पर उस वक्त सब हंसते हैं। उस एक वाक्य ने जैसे आईना दिखा दिया। मैंने महसूस किया, एक छोटी सी प्राकृतिक प्रक्रिया जो हर लड़की के जीवन का हिस्सा है, वही उसकी पढ़ाई में, उसके सपनों को, उसके आत्मसम्मान के रास्ते में दीवार बन रही है। उस दिन मुझे एहसास हुआ, यहाँ सिस्टम भी मौजूद है, समाज भी है, लेकिन दोनों के बीच में समझ की अड़ी अब भी कई बाकी है। जब मैंने इस समस्या को करीब से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहले भरोसा और रिश्ता बनाना जरूरी है, क्योंकि किसी भी गांव में अगर आप बिना भरोसे के किसी विषय पर कदम बढ़ाएंगे तो वो सिर्फ कार्यक्रम रह जाएगा, आंदोलन नहीं बनेगा। सबसे पहले मैंने मुखिया जी से मुलाकात की। मैंने उन्हें साफ साफ समझाया कि यह मुद्दा केवल लड़कियों की सेहत का नहीं, बल्कि शिक्षा, समानता और पंचायत की साख का भी सवाल है। मैंने कहा, अगर हमारी लड़कियां बिना शर्म और डर के स्कूल जाए तो वही इस पंचायत की असली पहचान बनेगी। मुखिया जी ने बिना देर किए हामी भरी। उनकी आंखों में एक ईमानदार चिंता थी और दिल में बदलाव की चाह।
यही मेरी पहली जीत थी, क्योंकि जहाँ नेतृत्व साथ आ जाए वहाँ रास्ता अपने आप बनता है। फिर मैंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी और सीएचओ आशा दीदी से संपर्क किया। मैंने उन्हें विस्तार में बताया कैसे लड़कियां स्वच्छता की कमी और सामाजिक झिझक के कारण स्कूल से दूर हो रही हैं। सीएचओ दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम साथ हैं, पैड्स हम देंगे, पर बात तुम फैलाओ सही तरीके से। उस एक लाइन ने मुझे पूरा भरोसा दिया। मैं समझ गया था, संस्कारी संसाधन तब तक भी असरदार बनते हैं जब समाज की नीयत और जुड़ाव साथ हो। बाद में मैंने स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों से मुलाकात की। शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, क्योंकि विषय वो था जिस पर आमतौर पर खामोशी छाई रहती है। पर जब मैंने उन्हें बताया कि ये सत्र केवल लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी है, ताकि समझ और संवेदनशीलता दोनों बढ़े, तो उन्होंने हामी भरी और कहा, आप आखिरी पीरियड्स में यह सत्र ले सकते हैं। मेरे लिए यह एक बड़ा मोड़ था। अब मैं सीधे छात्रों के बीच जाकर टैबू को तोड़ने की दिशा में पहला कदम रख सकता था। यह हिस्सा सबसे अनोखा था। मैंने सोचा, अगर लड़के समझेंगे तभी असली बदलाव आएगा। इसलिए उनके लिए एक अलग सेशन रखा, कभी स्कूलों में तो कभी मॉर्निंग ट्यूशन के बाद पंचायत भवन में। मासिक धर्म के समय अच्छे से सफाई रखना जरूरी होता है, सही या गलत? परफेक्ट। पीरियड्स के समय स्कूल आना मना होता है, सही या गलत? सब देख के कूद रहे भैया जी। चलो, हाँ मैं वही बोला, हर लड़की को पीरियड्स एक ही उम्र में शुरू होते हैं। फन लर्निंग के जरिए मोबाइल पर एक छोटा सा वीडियो दिखाया, जिससे बताया गया कि पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है। फिर एक इंटरैक्टिव गेम खेला, जहां हर सवालों पर लड़कों का अंदाज लगाना था कि अगर उनकी बहनों को पीरियड्स हो तो वो कैसे सपोर्ट करेंगे। हर सही जवाब पर तालियां बजी, और जब एक लड़के ने कहा, सर अगर मेरी बहन स्कूल नहीं जाती तो मैं उसके लिए पैड्स ले लाऊंगा, तो पूरा कमरा कुछ पल के लिए खामोश हो गया और फिर तालियों की गूंज उठी। उस पल से साबित किया, अवेयरनेस सिर्फ बातों से नहीं, एम्पैथी से आता है। अब पता चल गया था कि सब कुछ सही है, अब बस प्रोग्राम के लिए जरूरत चीजें शुरू करना बाकी था। उस दिन जब मैंने बसंता जहानाबाद हाई स्कूल में मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस सेशन प्लान किया, तो ऑनेस्टली कुछ भी रेडी नहीं था। क्लासरूम में धूल जम चुकी थी, एक कॉर्नर में पुराना प्रोजेक्टर रखा था, वही प्रोजेक्टर जिसे सब चालू नहीं होता बोलकर छोड़ चुके थे। मुझे याद है जब पूरा आधा दिन देकर वहां पर जब मैंने स्विच ऑन किया, तब पहले एक छोटी सी फ्लिकर हुई, फिर एक लाइट जली, जैसे पुराने सिस्टम ने भी अपना ड्यूटी याद कर लिया हो। बच्चों के चेहरे पर खुशी थी और मुझे फील हुआ, आज प्रोजेक्टर नहीं सोच जली है। उस दिन मैंने रियलाइज किया, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ रिसोर्सेस बनाना नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस को पर्पस देना है। और फाइनली वो दिन आता है जिसे हमने नाम दिया था फर्स्ट पीरियड डे। लेट्स टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। यह दिन सिर्फ एक अवेयरनेस प्रोग्राम का नहीं था, यह दिन था सोच बदलने का, शर्म से सम्मान की यात्रा का। सुबह से ही स्कूल में एक अलग ही हलचल थी। लड़कियां साफ सुथरी ड्रेस में मुस्कुरा रही थी, लड़के इधर उधर मदद कर रहे थे, जैसे कुर्सियां लगाना, बैनर टांगना, प्रोजेक्टर तैयार करना और बलून्स फुलाना। सीएचओ दीदी और मुखिया जी भी समय पर पहुंच गए थे। पूरे पंचायत में चर्चा थी, आज स्कूल में कुछ अलग होने वाला है। सबसे पहले लड़कियों का सत्र शुरू हुआ। कमरे में हल्की सी झिझक थी, कुछ चेहरे झुके हुए, कुछ नजरें इधर उधर। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो हर लड़की के जीवन का सामान्य हिस्सा है, लेकिन समाज ने उसे छुपा दिया है, शर्म बना दिया है। फिर मैंने वो पुराना प्रोजेक्टर, जिसे धूल से साफ करने में कई घंटे लगे थे, चालू किया। स्क्रीन पर एक छोटी सी फिल्म चली, पीरियड्स क्या है, स्वच्छता कैसी रखी जाए और इसे लेकर खुलकर बात करनी क्यों जरूरी है। धीरे धीरे लड़कियां ध्यान से देखने लगी। वीडियो खत्म हुआ तो सीएचओ दीदी ने सैनिटरी पैड्स का सही उपयोग और डिस्पोजल का प्रैक्टिकल डेमो दिखाया। वहीं पर एक विद्यार्थी ने हिम्मत दिखाकर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में क्या होता है और उसे विस्तार तरीके से बताने का प्रयास किया। साथ में ही एक हिम्मत दिखाकर सबके सामने पैड्स को सही तरीके से लगाना दिखाया। बाकी लड़कियों ने ताली बजाई। वो मोमेंट गोसेप्स देने वाला था। एक साइलेंस से स्ट्रेंथ तक का सफर एक ही क्लासरूम में कंप्लीट हुआ। सेक्शंस के बाद हमने सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए सभी गर्ल्स को। उनके फेसेस पर एक रिलीफ था, एक कॉन्फिडेंस था। एक छोटी सी लड़की ने कहा, सर पहली बार लगा कि हम भी खुल के बात कर सकते हैं। उसके ये वर्ड्स मेरे लिए पूरी मेहनत का रिजल्ट था। सेशन के एंड में मैंने सोचा, ये दिन सिर्फ अवेयरनेस का नहीं, एक सेलिब्रेशन ऑफ चेंज का दिन है। तो हमने डिसाइड किया, सब मिलकर इस मोमेंट को यादगार बनाएंगे। स्कूल के ग्राउंड्स में एक छोटा सा टेबल डेकोरेट किया गया, एक केक रखा गया जो यह बताना चाहता था, हेल्थी पीरियड्स, माइंड हैप्पी। बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट ने मिलकर कैंडल जलाए और जब केक कट हुआ तो सबने क्लैप्स किया, हंसना हुआ और एक स्ट्रेंथ सा यूनिटी फील हुआ।
गर्ल्स के चेहरे पे वो रिलीफ और प्राइड थी जो किसी सेलिब्रेशन से भी बड़ी थी। एक स्टूडेंट ने सॉफ्टली कहा, सर ये दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। उस एक लाइन ने पूरे एफर्ट्स को मीनिंग दे दिया हो। मुखिया जी ने वादा किया कि स्कूल में जल्द ही टॉयलेट और पैड्स डिस्पोजल सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। ये सिर्फ एक कमिटमेंट नहीं था, ये आने वाले बदलाव की शुरुआत थी जिससे पूरी कम्युनिटी को एक सकारात्मक संदेश मिला। जब पंचायत, स्कूल और बच्चे साथ आए तो हर टैबू एक दिन फेस्टिवल बन सकता है। यह पहल सिर्फ स्वच्छता और जागरूकता तक सीमित नहीं रही, यह भरोसा, सहभागिता और पंचायत स्कूल के सहयोग का बेहतरीन उदाहरण बनी। छोटे छोटे कदम, क्लासरूम की तैयारी, वीडियो दिखाना, चर्चा करना, प्रैक्टिकल डेमो, पैड वितरण मिलकर एक स्थायी परिवर्तन की नींव बन गए। लड़की और लड़कियों में दोनों के दृष्टिकोण को समझकर जेंडर सेंसिटिविटी को आपसी समझ पड़ी। एक ऐसा विषय जिसे आमतौर पर कोई खुलकर बात नहीं करता, अब उसी पर चर्चा हुई। खुले दिल से, बिना झिझक के इसी परिवर्तन ने छात्रों और समुदाय के सोचने के तरीके में सकारात्मक बदलाव लाया। उस दिन का नजारा आज भी आंखों में ताजा है। एक पुराना प्रोजेक्टर, एक डस्टी टेबल और बच्चों की मुस्कुराती आंखें साबित कर गई कि जब इरादा सच्चा हो तो सबसे साधारण साधन भी परिवर्तन का माध्यम बन सकते हैं। मेरे लिए यह सब सिर्फ एक फील्डवर्क नहीं था, बल्कि एक अंदरूनी यात्रा थी। सुबह की सैरों से लेकर नदी किनारे की शांति, पूजा के अनुष्ठान, स्कूलों के बच्चों से बातचीत और मेंस्ट्रुअल हाइजीन कार्यक्रम का सफल संचालन, इन सब ने मिलकर मेरे अंदर एक नई समझ पैदा की। अब मुझे एहसास हुआ कि सच्चा परिवर्तन बड़े शब्दों या योजनाओं से नहीं आता, वो आता है छोटे निरंतर कदमों से, सहानुभूति और भरोसे से। आज जब मैं पंचायत भवन के आंगन से नदी की ओर चलकर देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है ये छोटे प्रयास ही एक दिन बड़ी लहर बनेंगे। एक ऐसा गांव, बसंता जहानाबाद, जहाँ हर लड़की आत्मविश्वासी होगी, हर लड़का सम्मानजनक होगा और पूरी पंचायत मिलकर एक बेहतर भविष्य गढ़ेगी। आज लड़कियां स्कूल में खुलकर बात करती है, शिक्षक संवेदनशीलता से सुनते हैं और माता पिता अब धीरे धीरे स्वीकार्यता की ओर बढ़ रहे हैं। बदलाव आ रहा है पर अब भी अधूरा है। कभी कभी रात में पंचायत भवन के कमरे में देर तक अकेला बैठा रहता हूँ, एक पुरानी कुर्सी पर, बस शांति और अपने विचारों के साथ, और खुद से पूछता हूँ, क्या यही वो पल है जहाँ से बदलाव की शुरुआत होती है? मुझे लगता है हाँ, पर ये कहानी अभी भी अपनी मंजिल तक पहुंची नहीं है। अभी भी कुछ लड़कियां हैं जो कभी स्कूल नहीं गई हैं, कुछ माता पिता हैं जो अब भी समझ नहीं पाए हैं, और जो परिवर्तन स्कूल तक पहुंचता है वो अब गांव के कोने तक जाने के लिए तैयार कर रहा है। पर फर्क ये है, अब गांव तैयार है, अब लोग सुन रहे हैं, अब सवाल उठ रहे हैं, और जब सवाल उठते हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है। बसंता जहानाबाद ने मुझे सिखाया कि परिवर्तन हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, वो अक्सर खामोशी में शुरू होता है, एक बातचीत से, एक रिश्ते से और एक उम्मीद से। हाँ, अभी भी बहुत सी चुनौतियां बाकी है, सब कुछ परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ी जीत ये है, सोच बदल गई है। और जब सोच बदलती है तो गांव अपने आप बदलने लगता है। मुझे पता है ये सफर यही खत्म नहीं होता है, ये तो बस पहला कदम है। अगर आज एक लड़की स्कूल जाने का सपना देखती है, अगर एक माँ अपनी बेटी से पूछती है तुम ठीक हो, अगर एक शिक्षक थोड़ी और संवेदनशीलता से समझता है, तो मान लो कहानी अब भी बाकी है। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। आज का आपका कार्यक्रम सराहनीय रहा और इसके लिए हम पिरामल फाउंडेशन को अपने तरफ से हार्दिक धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। आपके किए गए प्रयासों से हमारे विद्यालय के बच्चे जिस प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं, हमको लगता है कि इस प्रकार के प्रयास और भी संस्थानों के द्वारा या आपके द्वारा ही और भी अन्य माध्यम में इसमें उत्तरोत्तर प्रगति हो। पिरामल फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे स्कूल में आकर इतने बड़े प्रोग्राम को कराया गया है और बच्चियाँ इनसे बहुत खुश भी है और उनको हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ उन्होंने बताया है। एक प्रोग्राम ये आज ही नहीं बहुत दिनों से चला रहे हैं, मैं जब से ज्वाइन की देख रही हूँ और बच्चियाँ मुझसे बात भी की हैं कि सर बताए हैं बहुत कुछ इसके बारे में जिससे हम हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। और लड़कों को भी इन्होंने स्पेशली एक क्लास लेकर बताया है कि इन्हें गलत ना समझे और इनसे बात करें